प्रणाम स्टूडेंट। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ASIC में, जहाँ पढ़ने वाले हैं हम 9, 10, 11, 12 के लिए आपकी एकेडमिक्स के सब्जेक्ट्स। जो आज की है, आज का जो आपका लेक्चर है वो है क्लास 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए साइंस, यानी कि विज्ञान। आप जानते हो ठीक। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 आप जानते हो कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और हमारी पूरी कोशिश है कि आज इस चैप्टर को शुरू करें और आज इस चैप्टर को हम खत्म कर दें। देखें ये वाली कैसे चलता है, ये वाला ठीक है। ठीक है, आज ही कोशिश करेंगे इस चैप्टर को शुरू करें और आज ही खत्म कर दें। यानी कि ये जो आज आपका रहने वाला है, ये रहने वाला है 1 शॉर्ट लेक्चर, यानी कि एक ही शॉर्ट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 1 है। देखो मैं आपके सामने नोट्स दिखाता हूँ। जो पहला चैप्टर का नाम आप देख सकते हो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम चर्चा कर रहे हैं आपके आगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसी क्रिया को रासायनिक क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे, एक नया पदार्थ मिला लेंगे। बेटा जो पदार्थ मिल रहे हैं उन्हें बोला जाता है अभिकारक, और जो हमें मिल रहा है उसे बोला जाता है उत्पाद। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे मैंने मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में मिलाया तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। यहाँ पे Mg2 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 2MgO मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन गलत थी, सही लिख लेना। मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। इसकी उपस्थिति में जब दहन करेंगे तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। देखो इधर के जो ये दोनों पदार्थ हैं इन्हें बोला जाता है अभिकारक। क्या बोलते हैं इन्हें? अभिकारक। ठीक। और इन्हें क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद मतलब जो अभिकारकों को मिलाकर बनता है। अब अगर कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हमें कुछ चीजें मिलेंगी। मैं थोड़ा सा इसे पेज को क्या कर देता हूं, ऊपर कर देता हूं। तो मुझे जहां भी रासायनिक अभिक्रिया मिली है तो क्या क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो अवस्था में परिवर्तन होगा। ठोस द्रव गैस बदलेंगी अवस्थाएं। अगर अवस्थाएं नहीं बदल ली तो रंग बदलेगा। सर रंग भी नहीं बदल रहा तो कोई ना कोई गैस निकलेगी। सर गैस भी नहीं निकल ली तो तापमान बदलेगा। कुछ ना कुछ होगा जरूर जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। चलिए, अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अभिकारक एवं उत्पाद की चर्चा की थी, तो आप जानते हो अभिकारक क्या है। अभी इधर को छोड़ दो, ये समझो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूरी होने पर प्राप्त होते हैं, यानी कि जो भाग ले रहे वे तो अभिकारक और जो मिल रहे हैं वे हैं उत्पाद। यहाँ पे हमने बता दिया, इधर की साइड लिखे जाते हैं अभिकारक, जैसे 2Mg प्लस O2। क्या मिल गया? 2MgO। तो ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद। जो अभिकारक है वे लिखे जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो उत्पाद हैं वे लिखे जाते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे इस बात का जिक्र है कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर RHS क्या लिखे जाते हैं? उत्पाद लिखे जाते हैं। तो ये रहा अभिकारक और ये है उत्पाद। या हमें कई बार रिएक्शन कराने के लिए बाहर से कोई पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में यूज करना होता है या गर्म करना होता है चीज को, उसे लिखते हैं इस तीर के निशान के ऊपर। यहां तक कोई समस्या नहीं। यहाँ पे एक रिएक्शन और लिखी हुई है, अगर आप देखो, दिख रही ये वाली Mg प्लस O2 वाली, जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। यहां तक कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट पेज पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण क्या होती है। यानी कि यही जो आप लिखते हो, अभिक्रिया को लिखने का जो रूप होता है, इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, जैसे शब्दों में इसे क्या मिल लेंगे?
शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। शब्द क्या है? जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये मैंने शब्दों में बोल दिया। इसे लिखेंगे कैसे? ऐसे, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया तो जिंक सल्फेट मिली और हाइड्रोजन मिला, तो इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी कि जो हम शब्दों को रासायनिक अभिक्रिया, जो इससे 2 मिनट पहले पढ़ी है कि दो पदार्थों को मिलाने पर नए पदार्थ का बनना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। उसे शब्दों में ना बोल के अगर हम लिखें किसी संक्षिप्त रूप में, शॉर्टकट के रूप में, तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आपको एक चीज और पता होगी, जैसे हमने यही रिएक्शन लिखी, कौन सी? Zn प्लस H2SO4। मैंने कहा हम तो ऐसे लिख रहे, हमें रिएक्शन करके, रिएक्शन का मतलब भी क्या होता है? अभिक्रिया, समीकरण है, ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। सर ये तो गलत, आपने एक चीज भूल गए। हाँ, जान के भूल रहा हूं वो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जिंक कितने हैं? 1। यहाँ पे जिंक कितना? 1। H कितने हैं? 2। यहाँ पे H है केवल 1। S कितना है? बराबर। O कितने? 4 4। देखो हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, तो मुझे यहाँ पे H2 करना पड़ेगा। तो यानी कि रासायनिक समीकरण को मुझे संतुलित करना पड़ता है। यानी कि जितने हमने अभिकारक के परमाणु लिए हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उतने ही मुझे उत्पाद के परमाणु लेने हैं, यानी कि राइट हैंड साइड मुझे उतने ही परमाणु लेने हैं। जैसे इसमें देखो क्या कह रहा है, परमाणु की संख्या समान रहती है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जितने इधर थे उतने ही उधर, यानी कि तीर से पहले और तीर से बाद में जो परमाणु है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है। असंतुलित समीकरण, जो असंतुलित समीकरण है उसका एक दूसरा नाम हो रहा है कंकाली समीकरण। याद रखना, हालांकि इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखना। क्या? जो असंतुलित समीकरण है उसे कंकाली समीकरण को भी कहते हैं। को संतुलित करना आवश्यक होता है, इसे संतुलित करना ही करना। इसके 4 से 5 मेथड है, आपको डिटेल में नहीं घुसना, सिंपल यही मेथड अपनाना, जिसे क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। अभी चर्चा करूंगा, अब यहाँ पढ़ो। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हिट एंड ट्रायल, मतलब लगाओ और कोशिश करो और सोचो, इसका एक तरीके से मतलब यो है। हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, आपको मैं भी डिटेल में समझाता हूँ। सब कुछ है, आप घबराओ मत। पहले तो यहाँ तक मुझे एक चीज बताओ, रासायनिक अभिक्रिया समझे क्या होती है? सर रासायनिक अभिक्रिया होती है दो पदार्थों को मिला के नए पदार्थ का बनना। ठीक, जो दो पदार्थ मिलाए उन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो नए पदार्थ मिल रहा है उसे बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और उत्पाद राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। और जो उन्हें हम शब्दों की बजाय अगर संक्षिप्त रूप में लिखें तो उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, यानी कि जितना लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही राइट हैंड साइड पे होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं आगे। ठीक चांद मेरे, यहाँ चलो समझते हैं। पहले से थोड़ा सा स्क्रीन को क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। ये हिट एंड ट्रायल विधि समझते हैं, समझे? चलो, हिट एंड ट्रायल विधि क्या कहती है? इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा था, एक रिएक्शन लिखी थी Mg प्लस O2, जो मैं कहते हो गलत लिखी हुई है, ये लिखी हुई थी। ये गलत मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि ये संतुलित नहीं थी। समीकरण तो सही है लेकिन ये संतुलित नहीं है। क्यों? क्यों? यहाँ मैग्नीशियम कितना? 1, यहाँ भी कितना? ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु है और यहाँ पे 1 अणु है, तो बराबर कहाँ हुए? ये ना गड़बड़ा गया, तो मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इधर भी अगर 2 mg ले लूं और यहाँ पे जोड़ दूं, तो देखो mg कितने हैं इधर? 2, और इधर भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ भी कितने हैं? 2। तो ये समीकरण को संतुलित करना होता है। सर 2 ही क्यों किया? क्योंकि 1 तो पहले था ही, 1 के बाद क्या आता है? 2। अगर 2 से बैलेंस नहीं होती मैं 3 लेता, फिर 4 लेता। तो यहाँ पे इसी बात को बता रहा कि छोटी पूर्णांक संख्या
के गुणांक का उपयोग करके छोटी कोशिश करेंगे। ये नहीं शुरुआत में ही सर 100 ले लें, हम 100 ले लो 200 ले लो, लेकिन शुरुआत जो करते हैं वो छोटी से करते हैं। ठीक है, दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe कितने 3, O कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे O कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे भी 2। केवल हाइड्रोजन बैलेंस है, ना तो Fe बैलेंस है ना O बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, यानी कि ये जो है ये तत्व इन्हें नहीं छेड़ेंगे। समझ गए, हम छेड़ेंगे किसे, इनके आगे लिखने वाली संख्या को। तो इन सब को देखो हमने एक बॉक्स में बंद कर लिया, ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा, ये सब बॉक्स में बंद हो गए सर, होगी। अब परमाणुओं की संख्या की सूची तैयार करते हैं। जैसे मेरे पास Fe है, H है और O है, जो LHS है जिसे अभिकारक बोलते हैं। इधर Fe कितना 1, ठीक, हाइड्रोजन क्या होगा कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1। उस साइड देखो Fe कितने हैं 3, O कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो रहा, बच क्या रहा ये दोनों। तो मुझे इन दोनों को और बैलेंस करना है, इसमें मुझे 3 चाहिए, इसमें 4 चाहिए, तो मैं वही कोशिश करूंगा। देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने बैलेंस करने के लिए 4 की गुना करी। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद। सबसे अधिक परमाणु वाले, देखो सबसे अधिक परमाणु वाला क्या है O, कितने 4, यहां भी 4 ही चाहिए, दोनों तरफ बराबर चाहिए। तो मैं अभिकारक में 4 की गुना कर दूं, तो मैंने अभिकारक में 4 की गुना कर दी तो 4H2O हो गया। देखो हो गया 4H2O। अब क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर पे था उसे संतुलित करेंगे। पर जब हमने 4 की गुना करी तो हाइड्रोजन भी तो बिगड़ गया, हाइड्रोजन 8 हो गए, इधर 2 ही थे तो 4 से गुना कर दी, अब बैलेंस हो गया ये। अब लोहे को संतुलित करेंगे, लोहे 3 था यहाँ पे तो यहाँ पे 3 से गुना कर दी। इस अभिक्रिया में दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर हो इसकी जांच करते हैं। जैसे यहाँ Fe कितने 3, यहाँ भी 3, यहाँ H कितने 2 चौक 8, यहाँ भी 8, O कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ भी O कितने हैं 4। तो ये समीकरण मेरी क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी। ठीक है, अब कई बार जब पेपर में ये आ जाती है तो पेपर में हम केवल ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें पेपर में एक चीज का और ध्यान रखना कि हम इनकी अवस्थाएं भी लिखते हैं। जैसे पानी लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, तो यही लिखा चरण नंबर 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के कैसे संकेत लिखना आपको दिखाता हूं अभी, इसे ऊपर रख के। ठीक है, ये थोड़ा सा कट हो गया, कहाँ गया चांद मेरे, ये रहा। ठीक, क्या है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो अब संकेत कैसे, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, जैसे लोहा है, लोहा ठोस होता है, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं तो S लिख दिया। हाइड्रोजन गैस होती है तो H लिख दिया। यहाँ पे H2O, H2O तो लिक्विड होता है, इसे सही कर लेना, L बना लेना। ये पानी है, ये क्या हो गया लिक्विड, ये सॉलिड है और ये फिर से गैस है, तो ये सिंबल भी लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे CO2 प्लस H2O, यहाँ देखो ये सब लिखा हुआ है। तो ये उदाहरण आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, पहला चैप्टर से इतना कुछ ज्यादा आता नहीं, धातु अधातु से बहुत ज्यादा आता है और अम्ल क्षार और लवण से बहुत ज्यादा आता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, दो अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, कोई अलग से स्पेशल चीज लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इनमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। एक अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना, हट हाइड्रोजन का जुड़ना, एक तरीके से ये वाली रिडॉक्स अभिक्रिया, ये भी अपचयन है और ये भी उपचयन है। तो हमें ये सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो आप देखो कितनी तरह की है, 9 तरह की। एक उभय अपघटन भी होता है, उसमें आप छोड़ दो डिटेल में, इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना। ठीक है चांद मेरे, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसे इधर को सरका लेता हूँ क्योंकि आपको ज्यादा दिख नहीं रहा। अब ठीक है, नहीं तो बाद में कहते हो सर हमें दिखता नहीं है। कितनी तरह की होगी चांद मेरे हो,
9 तरह की। सबसे पहले क्या है, संयोजन। संयोजन का नाम योगात्मक भी है और संयुग्मन भी है। किसी भी नाम से आ जाए आपको एक ही चीज लिखनी है, इसके नाम में क्या है, योग या संयोजन या संयुग्म का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब दो तत्व मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जुड़ जाए और एक ही बना दें। देखो जैसे दो तत्व लिए, जुड़े और कोई एक ही तत्व बना दिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिकारक तो बहुत ज्यादा हो लेकिन उत्पाद केवल एक ही हो। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला और क्या बन गया, CO2। देखो इधर दो थे और इधर क्या मिला, केवल एक। तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे CO क्या बिना भुजा हुआ चूना है और मेरा पानी है, दोनों को मिला दिया तो COH का होल ट्वाइस। सर यहाँ तो दूसरा ही बन रहा। अब ये ऊष्मा है, ताप निकलता है, ये कोई पदार्थ नहीं बन रहा एक तरीके से, समझ गए। तो ये भी क्या है, हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन समझ गए। चलो इसके बाद है ऊष्माक्षेपी। संयोजन से पहले आप यो पढ़ो, संयोजन के बाद यो पढ़ो वियोजन। वियोजन संयोजन का उल्टा है। मतलब संयोजन में दो पदार्थ जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक, और एक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन में कोई एक टूटेगा और वो ज्यादा पदार्थ बनाएगा। प्यार से फिर से सुनो और प्यार के साथ सुनो। जब जुड़ेंगे तो संयोग होकर एक बनेगा, वो तो संयोजन। और एक को तोड़ के बहुत सारे बनाओगे तो वो क्या है, वियोजन। जैसे आपके पास एक बिस्कुट है और बहुत सारे आपके भाई हैं, तो आपने क्या करा, मान लो 4 भाई है, बिस्कुट के 4 पीस करके चारों में एक एक बांट दिया, तो एक पीस से 4 पीस बनाए आपने, वो क्या है, वियोजन, टूटना। और आप उन्हें जोड़ रहे हो तो जोड़ के एक बिस्किट बना रहे हो वापस। जैसे पिज्जा होता है, वो क्या होता है आपका, संयोजन। तो संयोजन क्या है, जुड़ के एक बनाना, और वियोजन क्या है, एक का टूट के बहुत सारे प्राप्त होना। सिंपल सी चीज है, समझ गए सर। संयोजन के उदाहरण दिए हुए हैं, मुझे उदाहरण में डिटेल में नहीं जाना, आप एक उदाहरण से समझिए। जो समझदार होगा वो एक उदाहरण से भी समझ जाऊगा, जो नहीं समझने वाला वो 10 से भी नहीं समझेगा। ठीक है, चलो समझते हैं। अभी सारी चीज जो पहले लिखी हुई है इसे इरेज करके देखो। संयोजन अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, देख लो आप। ये रे यहाँ पे CaO, H2, सल्फर गंधक, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर को गंधक भी बोलते हैं, मिलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ये रिएक्शन भी याद कर लेना, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो सारी चीजें। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज भी कोई खतरनाक नहीं है। जैसे वियोजन अभिक्रिया बता रहा था मैं। वियोजन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन कहते हैं। एक टूट के ज्यादा है। जैसे फेरस सल्फेट है, FeSO4, इनने क्या बना दिया, फेरक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। सर कैल्शियम कार्बोनेट कुछ सुना सा लग रहा, अरे ये वही तो है, संगमरमर का पत्थर है जिसके लिए शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। संगमरमर का पत्थर ही तो लगा हुआ। तो संगमरमर का पत्थर को जब तोड़ते हो तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, तो CO बचता है। देखो एक पदार्थ 2 में टूट गया, यहाँ एक पदार्थ 3 में टूट गया, तो ये सब क्या है, वियोजन। यहाँ भी देखो सिल्वर ब्रोमाइड है, वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया, तो यो भी 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम का मतलब ब्लैक, वो श्वेत का मतलब व्हाइट, यानी कि ये वाली अभिक्रिया का प्रयोग हम किस में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में। तो आप इसे याद रखना, रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है, मैंने दिखाई भी थी जब हमने ऑब्जेक्टिव करे थे, उसमें कई बार पूछी हुई है, तो इसे ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं है वो BR ही रखे, BR 7वें ग्रुप का, इसका नाम क्या है, फिर कोल करके बाहर आई, आंटी आई, ये वाला आई नहीं है, ये है, ये इसके बाद है। तो आप क्या करना, इनमें से क्या AgCl भी दे सकता है। कभी कहो सर आपने तो BR कहा था, तो इतना तो लॉजिक रखा करो, बेसिक सी चीजें हैं ये। चलो सर समझ गए। ऊष्माक्षेपी, इसके नाम में क्षेप होना। क्षेप होना क्या, जिसमें ऊर्जा निकलती हो। एक होती है उष्मा शोषी, शोषण, अवशोषण करने वाली। एक तो ऊष्माक्षेपी जिसमें उष्मा निकलेगी, एक उष्मा शोषी जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगी, जो सोख लेगी उष्मा को। जैसे यहाँ पे क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैं भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताता हूँ इसे इरेज करने के बाद। आप मुझे एक बताओ,
आपको ये सारी चीजें तो समझ में आ रही होगी। चैप्टर बढ़िया चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, इसे हम टाइम से ही क्या कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कहाँ से हैं हम, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलो, क्या है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, पहले सुनो। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस, ये क्या है, मीथेन, याद रखना बेटा, मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसे प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। इसे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दबाते हो तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है और जल बना लेती है और साथ में ऊर्जा निकलती है। तो जब जिसमें ऊर्जा मिल रही है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को थोड़ा माइंड में सेट कर लेना, जिनमें ऊष्मा मिलेगी वे ऊष्माक्षेपी है। जैसे श्वसन जानते हो, जो आप जो श्वसन ले रहे हो, ठीक है, मोई मोई, ये भी क्या है बेटा, आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा मिलती है हमें श्वसन प्रक्रिया के तहत। बायोलॉजी आएगी तब उसमें डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्या, मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम ही श्वसन है। देखो, C6H12O6 हो गया, इसमें ऑक्सीजन मिलाया और CO2 H2 और साथ में ऊर्जा मिली। ये क्या, ली ऑक्सीजन और छोड़ दी, समझ गए। चलो नेक्स्ट पे चलो। जैसे अब क्या हो गया, चलो, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, जो साग सब्जियां हैं उन्हें विघटित होकर आप क्या कर रहे हो, कंपोस्ट बना रहे हो। क्या बना रहे हो चांद मेरे, कंपोस्ट, तो आप जानते हो खाद, तो उसमें भी तो ऊर्जा निकलती है, तो वो भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। संयोजन समझ गए, जब बहुत सारे जुड़ के एक बना दे। वियोजन, एक टूट के बहुत सारे बना दे। ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती हो। अब नेक्स्ट पेज पे आओ, ऊष्मा शोषी, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये ऊष्मा की जरूरत पड़ती है इसमें। जैसे नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाना, तो इसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलाकर HI बनाना, तो इसमें भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब काम होगा, अदरवाइज ये जुड़ेंगे ही नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे। थोड़ा सा साइड में खिसक रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, इधर सरका लेता हूं, ठीक है। चलो, अब यहां समझो विस्थापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। इसके लिए आपको क्या याद करनी पड़ेगी, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करनी पड़ेगी। आपके शायद तीसरे चैप्टर में है, ठीक है। मैंने बताया भी था आपको, क्या बताया था, ऐसे लिख बेटे सर का नाम मंगल अली, ठीक, मन जन करके फिर कैंडी को नीचे से पकड़ना है, फिर चापा, CUHG AgPtAu, यही बताया था कि इसमें जो ऊपर वाला तत्व है वो ज्यादा क्रियाशील है। लिख बेटे सर का नाम, लिख बेटे सर का नाम मंगल अली, मंजन करके फिर कैंडी को नीचे से पकड़ना है। नीचे से नहीं पकड़ोगे तो पापा गाल पे चाप देंगे। विस्थापन अभिक्रिया में यही काम करते हैं कि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को हटा देगा। ऊपर वाला नीचे वाले को तो दबाता ही है, तो ये भी क्या करेंगे, नीचे वाले को हटा देंगे और खुद उसकी जगह ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, Zn और CuSO4 मिलाया, तो Zn का है ये रहा और Cu का है ये रहा, तो ये बेटा इससे नीचे है ना, तो Zn Cu को हटा देगा। देखो Zn ने Cu को हटा दिया और खुद ने उसकी जगह ले ली। स्मॉल n बनाना यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये विस्थापित कर दिया, हटवे,
मैं आ रहा हूं। तो ये क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो Fe Cu से ऊपर है, कहा है Fe, योरा Cu से ऊपर है, तो यो भी क्या करेगा, Cu को हटा देगा, Cu को अलग निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा। कई बार दोनों एक दूसरे को हटा के एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। यहाँ तो अकेला ही हटा रहा, जब यो इसकी जगह आ जाए और यो इसकी जगह आ जाए उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। योरा नीचे है, मैं सोच रहा था है नहीं, नीचे है चांद मेरे, क्यों घबरा रहे हो, कहाँ गया प्रीव्यू। अभी हम देखते हैं नीचे की साइड, क्यों घबरा रहे हो सर, हम नहीं घबरा रहे, हमें तो बस जल्दी जल्दी क्या करो, कोर्स पूरा करा दो। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? सर आ तो रही है, पर बस क्लास रेगुलर रखो और मजेदार रखो। ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छा, आशा करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। पहला चैप्टर अब खत्म हुआ। देखो, अरे यार मूव करने में पहले वाले निशान रह जाते हैं, इनकी बड़ी समस्या होती है। देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, मतलब वो उसकी जगह और वो उसकी जगह। जैसे Na2SO4 और BaCl2 है, यानी कि ये तो Na2 की जगह आ जाए और Na2 इसकी जगह पहुंच जाए। देखो BaSO4 और Na2Cl2 यानी कि 2NaCl, तो दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली, तो इसे बोलते हैं दो विस्थापन। समझ गए? अपचयन, उपचयन, उपचयन और अपचयन शब्द को खेल समझना। देखो अगले पेज पे दिखाऊं, यहाँ पे क्या, अपचयन, और ये क्या है, उपचयन। दोनों शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। आप देखो ऑक्सीजन, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उपचयन में। और अपचयन का मतलब है रिडक्शन, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। देखो इसमें क्या ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा, इसमें क्या ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा, जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण होगा, उसे बोलते हैं उपचयन। ध्यान से सुनना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो। या देखो मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है कि जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा वो तो अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो उपचयन। तो यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा तो हाइड्रोजन में कमी होगी, और हाइड्रोजन जुड़ रहा तो ऑक्सीजन में कमी होगी। यही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो जिस भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन जुड़ता दिखाई दे वो तो उपचयन, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता दे वो अपचयन। जैसे अगले इसमें अपचयन है, मैंने क्या लिखा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो इसमें क्या हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा, ये ना, तो इसे क्या बोल लेंगे, अपचयन। फिर है रिडोक्स। बेटा रिडोक्स का मतलब अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, समझिए। और अब उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या करा, रिडक्शन का और ऑक्सी का शुरू का सब साल है। रिडक्शन में ReD और ऑक्सीडेशन में OX, तो इन्हें बोलते हैं रिडोक्स, जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, दोनों काम हो, वो होती है रिडोक्स अभिक्रिया है। यो रहा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ हो। देखो इसमें से तो ऑक्सीजन निकल गया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, देखो CuO था, खाली Cu बचा, वो तो अपचयन। और इसमें देखो, इसमें क्या, ऑक्सीजन जुड़ गया, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो होता है उपचयन। अगर ऑक्सीजन की कहानी ना हो तो वो हाइड्रोजन की देगा, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अपचयन, और हाइड्रोजन निकलेगा वो उपचयन। समझ रहे हो? ये दिमाग में बैठा लो। क्या, देखो ये तो है उपचयन और ये है अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, और उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक, इसमें जो है ऑक्सीजन बढ़ेगी
और हाइड्रोजन घटेगी। कोई सी एक कंडीशन फॉलो करेगा, दोनों भी कर सकता है। इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन घटेगी। कोई सी एक कंडीशन फॉलो करेगा या दोनों भी कर सकता है। तो देखो इसमें ऑक्सीजन हटगी अलग, जिसमें ऑक्सीजन में हटे हो, कमी हो, वो होता है अपचयन। तो ये अपचयन है। और H2 में ऑक्सीजन जुड़ के H2O बन गया, और जिसमें ऑक्सीजन बढ़े वो क्या है, ऑक्सीकरण यानी के उपचयन। इसमें क्या हो रहा है, उपचयन। समझ गए। नेक्स्ट आओ, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो जो हमारा रोज का जीवन है उसमें उपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। संक्षारण जानते हो, जंग लगना, सब जानते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्र आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण आपको अभी बताया कि जो नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 की उपस्थिति में, यानी कि जैसे लोहे पे पानी लग जाओ, वो क्या है, संक्षारण। हालांकि अगले टॉपिक में इसका पूरा है। चांदी है, चांदी में जंग नहीं लगता पर उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, और लोहे पर जंग लग जाता है। सब संक्षारण के उदाहरण है। पूछा हुआ कि तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना किसका उदाहरण है, तो चांद मेरे संक्षारण का उदाहरण है। इन चीजों को छोटी मगर मोटी बातें हैं, इन्हें जहन में उतार लो। सर उतार लेंगे, आप बस सिलेबस पर फोकस रखो, सिलेबस आपका हो जाएगा। आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि एक क्लास में लगभग 40 से 45 मिनट में आपका एक चैप्टर पूरा हो जाता है। तो पूरा सिलेबस 15 चैप्टर है, 15 दिन में 15 चैप्टर खत्म। बताओ, आओ देखो क्या कह रहा। संक्षारण पढ़ लिया। विकृत गंधिता, यो बेटा बुकों में बड़े अजीब तरीके से लिखी हुई है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना। क्या कह रहा है, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर। उपचयित मतलब विकृत, तो विकृत का मतलब है नाश होना, गंध का मतलब गंधिता मतलब गंध का। उपचयित, उपचयित क्या बताया, जिसमें ऑक्सीजन मिलने पर ये विकृत गंधित हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। मैंने क्या बताया, विकृत का मतलब नाश होना, गंध का मतलब, गंधिता का मतलब है गंध, तो गंध का नाश हो जाता है। इनमें प्रति ऑक्सीकोरक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। मतलब सर, अरे जिसे आप देसी भाषा में सीलना कहो, वो है विकृत गंधिता। चीजें सीलते का, बिस्कुट का पैकेट लिया, हल्का सा खोला, खाए बिस्कुट, 4 बिस्कुट थे मैंने ऐसे रख दिए। 2 दिन पीछे बिस्किट क्या होगा, उस पर हवा लगेगी, हवा मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लग के वो सीलने लगेगा। चिप्स का पैकेट ले लो, चिप्स के पैकेट में अंदर हवा भरी जाती है, अरे नहीं मेरे, नाइट्रोजन भरी जाती है। हवा भरेगी तो वो उन्हें फिर से सिला देगी। नमकीन के पैकेट, चिप्स के पैकेट, इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दिमाग में सेट कर लो। आप नमकीन को, बिस्किट को अगर खोल लिया तो आप या तो पिन्नी में भर के स्टेपलर लगाते हो या एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं जिन्हें, समझ रहे हो, उनका इस्तेमाल करते हो। ये तो लिखा अर्थ है भोजन निर्वातित पात्र, मतलब एयर टाइट पात्र जिनमें हवा ना जा सके। जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। समझे। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छे व्यूज होते हैं तो हम जल्दी एकदम अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर ले आएंगे। पर आपसे बस एक इतनी सी आशा है कि इसे शेयर 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 जरूर करना। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।